नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स आनंद सेन में। मैं हूं आनंद सेन आपके साथ में एक और नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक घोटाला है? वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में अपलोड करने वाला हूं, तो ताकि आप लोग भी बोर नहीं हो, क्योंकि बहुत लंबा अगर सेशन हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं इसके पार्ट्स डिवाइड कर दूंगा और उसको पार्ट्स में अपलोड करूँगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है। उससे पहले, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है, तब से ये बात आते से एकदम सुर्खियों में बन गई है। अपोजिशन का क्या कहना है इसमें? अपोजिशन का इसमें साफ साफ ऐसा कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है ये साफ साफ घोटाला है, और सरकार का इसमें ये साफ साफ बचाव में ये कहना है कि हमारी मजबूरी थी, इसके अलावा हमारे पास में कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमें लाना पड़ा। हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की क्यों ज़रूरत है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है पूरा का पूरा जो मामला जो है ये इस बारे में है कि इलेक्शंस में डोनेशन का पैसा किस तरह से आएगा। अपोजिशन का इस पूरे मैटर पर कहना है कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके धमका कर इतना सारा चंदा अर्जित किया है। हम वैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे, किसी को भी सही नहीं बताएंगे, किसी को गलत नहीं बताएंगे, बस इस मामले को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला पूरा चल क्या रहा है, और इसका फैसला आप खुद कीजिए कि क्या कौन सही है और कौन गलत है। तो एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स को 2018 में लेके आई थी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था लाने का कि जो चुनाव में जो पॉलिटिकल जो पार्टीज को फंडिंग होती है उसे सब लोगों के सामने लाया जा सके, इसे दिखाया जा सके कि किसको कितना पैसा दिया जा रहा है, किस पार्टी को कितना पैसा मिला है, ताकि एक पारदर्शिता लाई जा सके, जो कि डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब आप में से अगर कुछ लोग अगर ऐसा लगता है कि चुनाव जो होते हैं वो बिना पैसों के किए जा सकते हैं, और अगर बिना पैसों के अगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर चुनाव लड़ सकती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि हर चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अब जब पैसा खर्च होता है तो ये सवाल उठता है कि आखिर वो पैसा आएगा कहाँ से? क्या जो इंसान चुनाव लड़ रहा है, क्या वो खुद अपनी जेब में से निकाल कर पैसा देगा? पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ऐसा बताया जाता है कि ये जो पैसा जो हमें दिया जा रहा है डोनेशंस के रूप में, ये हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा हमें दिया जाता है। अब जब बात आती है फंडिंग की, तो डेफिनेटली इसके लिए कोई ना कोई लिमिट दी गई होगी कि कौन कितना पैसा तक चुनाव में लेकर लड़ सकता है। कुछ नियम कानून कुछ है कि नहीं उस विषय के ऊपर? तो जितने भी जो देश में जो चुनाव होते हैं उनके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, जो कि साफ साफ बताता है कि चुनाव किस तरह से होंगे, उसमें कौन सी मशीनरी का यूज़ होगा, बाय इलेक्शन क्या होगा, पोल रजिस्ट्रेशन, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, इलेक्शन ऑफेंसेस क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब चीज़ इसमें बताई गई है। और उसमें जब फंडिंग की बात आती है तो फंडिंग के लिए लिमिट भी दे रखी है, जो कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए है। 2014 में जो लिमिट थी वो थी 70 लाख की, जिसे कि अब बढ़ाकर कर दिया गया 95 लैक्स, और पहले 2014 में 54 लैक्स थी, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया 75 लैक्स। और असेंबली के लिए जो लिमिट थी वो थी 28 लैक्स, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया 40 लैक्स, और 20 लैक्स जिसे बढ़ाकर कर दिया गया 28 लैक्स। अब देखिए, अगर कोई अगर एक राजनेता अगर अपनी जेब से खर्चे से अगर इलेक्शन अगर लड़ भी रहा है, तो भी पॉलिटिकल पार्टी को उतने पैसों में कुछ नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर्स में उड़ने के लिए, बड़े बड़े बैनर होर्डिंग प्रचार के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पैसा किस तरह से आता है? तो वो पैसा आता है पॉलिटिकल डोनेशंस के थ्रू आता है, और उसी पैसे के ऊपर ये पूरा का पूरा मुद्दा है। जब डोनेशंस की बात निकल कर आती है तो यहीं से पूरा का पूरा खेल स्टार्ट होता है, और वो पूरा पूरा खेल स्टार्ट होता है लाइसेंस राज में से। अब लाइसेंस राज क्या है? तो देखिए, क्योंकि 1947 में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से, ब्रिटिश लोगों के शासन से आज़ाद हुए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी इंडिया में? वो आई थी मुगलों से परमिशन लेके कि हमें व्यापार करना है, और व्यापार करते करते धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर राज करना शुरू कर दिया। तो दोबारा हमारे साथ ऐसा नहीं हो, उसके लिए सरकार सीधा सीधा एक कदम उठाती है कि अब हम किसी को भी व्यापार करने की अनुमति देंगे, तो ही वो कंपनी इंडिया में आकर व्यापार कर सकेगी। अब अनुमति लेनी होगी तो कैसे अनुमति लेनी होगी? तो अनुमति लेने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे कोई भी कंपनी अगर इंडिया में अगर आएगी तो उसे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो वहीं से जन्म होता है लाइसेंस राज का। अब लाइसेंस अगर लेना पड़ेगा तो अब ऐसा तो है नहीं ना, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अगर कोई कार मेकर्स अगर इंडिया में अगर आते हैं, तो वो अकेले तो कार मेकर्स नहीं है ना पूरी पूरी कंट्री में। अगर वो कार मेकर्स है तो आप में से आप अपन में से कोई भी अगर सोचता है कि नहीं मैं भी कार मेकर्स बन सकता हूँ, मैं भी एक कार की फैक्ट्री डाल सकता हूँ, मैं भी व्यापार कर सकता हूँ, तो उसके लिए अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे हो गया कंपटीशन। तो अब लाइसेंस भैया किसे दिया जाए? अब आप सरकार के पास जाएंगे, अब सरकार बोलेगी, अब अगर सरकार के पास अगर लाइसेंस के लिए जाएंगे तो उसमें सबसे पहला सवाल ये आएगा कि भैया आपको लाइसेंस क्यों दिया जाए? जब आपके कंपटीशन में एक और इंसान खड़ा है तो उसे लाइसेंस दिया जाए, और तुम्हें क्यों दिया जाए? तुम्हें दे रहे हैं तो इन्हें क्यों ना दे? तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो वहाँ पर अब यहीं से ही देश में करप्शन का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि
मान लीजिए अगर कार मेकर, अगर मेरे सामने जो कार मेकर जो खड़ा हुआ है, जो एक और जो व्यापार करने के लिए आया, अगर वो मेरे से ज़्यादा अगर रिच है तो वो डेफिनेटली वो ब्राइब करेगा, और अगर ब्राइब करेगा तो मेरे से ज़्यादा ब्राइब करेगा, तो जो ज़्यादा ब्राइब देगा, जो ज़्यादा रिश्वत देगा, उसके झुकाव में फैसला आ जाएगा। तो यहीं से ब्लैक मनी आना स्टार्ट होती है, यहीं से पूरा का पूरा करप्शन का देश में जन्म होता है। अब जब आप किसी नेता को रिश्वत देते हैं तो डेफिनेटली वो उस रिश्वत का यूज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए करेगा, पर जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर फंडिंग अगर करते, अगर आप अगर सरकार को जाकर अगर रिश्वत देते हैं, तो सरकार उस पैसे का करेगी क्या? सरकार उस पैसे का आने वाले इलेक्शन में बने रहने के लिए अपनी पार्टी के विकास के और इलेक्शन के ऊपर ही खर्चा करेगी। तो ये जो लाइसेंस राज जो था, ये पूरा का पूरा इंडिया में करप्शन का सिस्टम बन गया, बेसिकली रिश्वत लेने का एक सिस्टम बन गया। अभी सिस्टम कब तक चलता रहा? तो ये सिस्टम चलता रहा 1990 तक, जब तक कि एलपीजी रिफॉर्म नहीं आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का। उसके बाद जाकर ये चीज़ खत्म हो पाई। तो जो लिबरलाइजेशन जो शब्द है, बेसिकली ये आया ही इसलिए था कि लाइसेंस राज को खत्म किया जा सके। 1990 से पहले अगर किसी को भी अगर व्यापार अगर करना हो तो उसे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, और उस वक्त में ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के जो प्राइवेट बिजनेसमैन के जो बड़े बड़े घराने थे उस वक्त में, उन्होंने पॉलिटिकल पावर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी बनी है गुरु नाम से, अगर आपको वक्त मिले तो डेफिनेटली आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें बताई गई है, जो मतलब काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। अगर आप वक्त निकालकर उसे देखेंगे तो काफ़ी चीज़ों को और अच्छे समझ पाएंगे। तो 1967 तक तो ऐसा ही चलता रहा, बट लेकिन 1967 के बाद राजनीतिक पार्टियों में एक अस्थिरता का दौर आया था, जब 1969 में कांग्रेस का विभाजन होता है। और विभाजन के पहले अगर देखेंगे तो कांग्रेस की पहले अच्छी खासी डोमिनेटिंग पावर थी पूरे देश के अंदर, तब और कोई पार्टीज नहीं हुआ करती थी, तो सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की हुआ करती थी। लेकिन 1969 के बाद जब विभाजन का वक्त आता है तो आप देखेंगे कि विभाजन के बाद कांग्रेस सीटें काफ़ी राज्यों में से कम हो गई थी। तो वहीं पे इंदिरा गांधी जी ने, उस टाइम पे नई वक्त था, तो इंदिरा गांधी जी का रुतबा वगैरह काफ़ी अच्छा था, तो उसके चलते उन्होंने सोचा कि अब जब कांग्रेस का विभाजन हो चुका है तो ये जो फंडिंग जो अभी तक आ रही है, ये फंडिंग भी अब दो भागों में बढ़ जाएगी। उसके लिए इंदिरा गांधी ने जो कॉर्पोरेट फंडिंग होती थी उसके ऊपर रोक लगा दी। और लेकिन देखिए, अगर उस पर रोक लगा दी तो वो जो फंडिंग जो पहले डायरेक्ट अकाउंट से होती थी, वो फंडिंग अब एक इलीगल तरीके से ब्रीफ केस में भर के डायरेक्ट कैश में ले जाके पैसा देकर होने लग गई। वहीं से जन्म होता है देश के अंदर ब्लैक मनी का। अब आप देखेंगे कि जो फंडिंग पहले हो रही थी लीगली, उसे अब देखा जा सकता था, पर लेकिन अब जब इलीगली वो चीज़ हो रही थी ब्रीफ केस में, तो उसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो भी कॉर्पोरेट घराने थे, वो अपने हिसाब से जितना हो सके उतना पैसा देते थे, ताकि आने वाले वक्त में जब उनकी सरकार रहे तो वो अपने हिसाब से फैसलों को अपने पक्ष में ले सके। तो उस वक्त पर इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों को नेशनलाइज किया। इसके तहत बेसिकली जो भी पैसा आ रहा था, इसके तहत बेसिकली जो भी पैसा आना जाना होना था सरकार की बैंकों के द्वारा होता, तो उससे पता चल जाता कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। और एक तरीके से इंदिरा गांधी जी ने प्राइवेट बैंकों की मोनोपोली उस वक्त में ख़त्म कर दी थी, तो इसे एक बहुत बड़ा कदम देखा गया था। बेसिकली आप इसे इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे इंडिया में नोटबंदी हुई थी, वैसे ही बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में। इसी वक्त पर राजीव गांधी जी आते हैं, और राजीव गांधी जी आकर एक बात देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट फंडिंग जिस पर इंदिरा गांधी जी ने रोक लगाई है, वो फंडिंग पर रोक तो लगाई है, पर फिर भी पैसा तो ट्रांसफर हो रहा है, पर सर को पता ही नहीं कि किसको कितना पैसा दिया जा रहा है। तो राजीव गांधी जी आते हैं और उस कॉर्पोरेट फंडिंग के ऊपर जो इंदिरा गांधी जी ने रोक लगाई थी, उस रोक को हटाते हैं, ताकि किसी को पता तो चले कि भैया पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है और किसके पास कितना जा रहा है। यूँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और इस तरीके से करप्शन इंडिया में और ज़्यादा बढ़ जाता। तो इसलिए उन्होंने आकर रोक को हटा दिया था। बट लेकिन राजीव गांधी जी बोलते हैं आकर कि आप वापस बैंकों से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट लेकिन 2019 के इलेक्शन में जब स्टैटिस्टिक्स द्वारा निकले हुए जब ये आंकड़े सामने आते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो चुनाव का जो खर्च था, 2019 के इलेक्शन में जो पैसा का जो खर्च हुआ था, वो था 550 बिलियन। जहाँ पे हमारे यहाँ पे 543 सांसद है, उनके ऊपर पर सांसद के ऊपर 75 लाख खर्च होना चाहिए था, वहाँ पर 550 बिलियन रुपीस खर्च हुआ था। ये जैसे आंकड़े सबके सामने आते हैं, जैसे ही आंकड़े पूरे सामने आते हैं, तो देश की और पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ में बात एकदम से आ जाती है, और सबकी एकदम से आंखें फटी रह जाती है कि भाई इतना सारा पैसा आखिर किसी इलेक्शन में कैसे खर्च हुआ। और मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि हमने वर्ल्ड के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन लड़े थे उस वक्त में। पर लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो पैसा था, ये अनअकाउंटेड था, तो किसी को पता नहीं था कि आखिर ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, क्योंकि इसका कोई डेटाबेस ही नहीं था। तो 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म आता है, क्यों आया था एलपीजी रिफॉर्म, बेसिकली क्या है, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या, क्यों इसे लाया गया था, क्यों ये ज़रूरी था।
बेसिकली लिबरलाइजेशन को लाया ही इसलिए गया था ताकि इंडिया में लाइसेंस राज को ख़त्म किया जा सके। क्यों? क्योंकि ये जो लाइसेंस राज जो था ये इतना खतरनाक चीज़ थी कि इसकी वजह से देश के पास मतलब इतने बुरे हालात हो गए थे देश के कि हमारे पास में एक दिन भी सरकार चलाने का पैसा नहीं बचा था और एक दिन भी सरकार चलाने के लिए हमारे गोल्ड रिजर्व को हमें गिरवी रखना पड़ रहा था और उसके बेस पे हमें सरकार चलानी पड़ रही थी। तो ऐसी सिचुएशन हमारी, उस सिचुएशन के तहत लाइसेंस राज को ख़त्म करना पड़ा और एलपीजी रिफॉर्म लाया गया। प्राइवेट कंपनियों को इंडिया में बुलाया गया कि भाई आप जैसे आओ चाहो व्यापार करो, जितना हो सके देश में जितना हो ज़्यादा हो सके उतना पैसा लगाओ, जैसा लगाइए इन्वेस्ट कीजिए जितना हो सके उतना, और उससे फिर जाकर देश की इकोनॉमी सुधर पाई। खैर सो फिलहाल इस पार्ट के लिए बस इतना ही, बाकी बात मैं आपसे करता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।